आज का जो मेरा एक टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक जो कि कंपटीशन की बेस की बात करें, क्लास 11th की बात करें, सभी क्लास में यह आवश्यक है। वह मेरा चैप्टर है एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। लेकिन एसआई यूनिट से पहले हम लोग को समझना होगा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, पहले इसके बारे में समझते हैं। अगर हम बात करें तो क्लास 11th में आपको फिजिकल क्वांटिटी देखने को मिलेगा। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग भौतिक राशियां के नाम से जानते हैं। भौतिक राशियां। अब समझना क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या। ये फिजिकल क्वांटिटी एग्जाम के पर्पस से जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही कंपटीशन के भी पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक समझना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो अलग अलग बुक में अलग अलग डिफिनेशन आपको मिलेगा, लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी वैसे राशि को बोलते हैं जिन्हें हम पदों के रूप में भौतिक राशियों को व्यक्त कर सकते हैं, और जिन्हें पदों के रूप में भौतिक राशियों को व्यक्त कर सकते हैं उससे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। कहने का मतलब है वैसी राशि जिन्हें पदों के रूप में भौतिकी के नियमों को व्यक्त कर सकते हैं उसे भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिख सकते हैं दैट क्वांटिटी विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ टर्म इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी जिसे हम टर्म के रूप में लिख सकते हैं। अगर इस फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी को हम दो वर्गों में क्लासीफाइड किए हैं। नंबर 1 जो हमारा है वो है बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकेंड नंबर जो है डेराइव्ड क्वांटिटी। इसे दो वर्गों में बांटा गया है। फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें, फिजिकल क्वांटिटीज की अगर हम बात करें जिसे हम लोग भौतिक राशियां कहते हैं, इसे दो वर्गों में हम लोग विभाजित किए हैं। पहला नंबर जो है मेरा है बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी, और जो सेकेंड नंबर है वो है डेराइव्ड क्वांटिटी। अगर बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज की हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं मूल और आधारी राशियां। मूल और आधारी राशि। इसको अगर बोलेंगे तो बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो अब एक एक करके इन लोग दोनों को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। अगर हम बात करें इस मूल और आधारी राशि की, तो जो मेरा मूल और आधारी राशि होता है वह स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। दैट मीन्स यह इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। सेकेंड नंबर की बात करें तो जो बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे होते हैं एक कुल 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। तो याद रखिएगा मूल और आधारी राशि कुल संख्या 7 होता है। कौन कौन होता है? तो आपका हो जाएगा समय, ताप, लंबाई, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता कितना हुआ? 1 2 3 4 5, और मोल, और एक हो गया द्रव्यमान। 1 2 3 4 5 6 7, इसको आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा
टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी, मोल एंड मास। इसके अलावे दो और हमारे होते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल, एक सप्लीमेंट्री एंगल, जिसे संपूरक और पूरक कोण के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल भी होते हैं। कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, ये दो होते हैं, एक रेडियन और एक अष्टरेडियन। रेडियन और अष्टरेडियन। इतने सारे को छोड़ करके बाकी जितने भी फिजिक्स के हमारे चीज़ बचते हैं फार्मूला में, वो सभी डेराइव्ड क्वांटिटी में चल जाते हैं। अब जो डेराइव्ड क्वांटिटी में क्या होते हैं, तो जो ये डेराइव्ड क्वांटिटी होते हैं, व्युत्पन्न राशि जो हमारा होते हैं, वो मूल और आधारी राशि पर निर्भर करते हैं। अगर मान लीजिए यह उस मूल और आधारी राशि अगर मान लीजिए व्युत्पन्न राशि को मदद नहीं करता है, हेल्प नहीं करता है, तो कभी भी इस डेराइव्ड क्वांटिटी का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए याद रखिएगा कि बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर ही हमारा डेराइव्ड क्वांटिटी निर्भर करता है। अगर कहीं डेराइव्ड क्वांटिटी इसके बिना बनाने के प्रयास करेगा अपना फार्मूला, तो जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। जैसे में तो ये सभी फार्मूला को छोड़ दीजिए, बाकी सभी हमारे किस में आ जाएंगे, व्युत्पन्न राशि। तो पहला नंबर में इसको लिखेंगे, यह मूल और आधारी राशि पर निर्भर होती है। मूल और आधारी राशि पर निर्भर होती है। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी या डिपेंड्स अपॉन बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसके संख्या की बात करें तो अनगिनत बोल सकते हैं आप, अनगिनत, अनकाउंटेबल। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 7 जो हमारे होते हैं क्या, मूल और आधारी राशि, और 2 कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल, रेडियन और स्टेरेडियन को छोड़ करके टोटल 9, बाकी जितने भी फिजिक्स के अंतर्गत फार्मूला आते हैं सभी हमारे चल जाते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी में। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये सभी जितने भी राशि हैं जो 9 को छोड़ करके बाकी सब हमारे डेराइव्ड क्वांटिटी में चले जाते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारा आपका हो सकता है। एग्जाम्पल में जो भी चीज़ है, मान लीजिए इसको छोड़ करके सभी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए त्वरण। अब आपके मन में आएगा कि सर त्वरण जो मेरा है, ये त्वरण कैसे बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी के मदद से बना हुआ है। तो चलिए, त्वरण में हम लोग क्या पढ़े हैं, वेग में परिवर्तन बटा में समय। तो जो यहाँ पर आपको समय नज़र आ रहा है ना, ये समय कहाँ से आपको मिला है, बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल और आधारी राशि से। तो यह जब यहाँ पर आया है, मिलने के बाद जो इस कैलकुलेशन किया उसके बाद रिजल्ट मिला है त्वरण। तो त्वरण हो गया, बल हो गया, बल हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ETC कर लीजिए, बहुत सारे ऐसे चीज़ हो जाते हैं, कार्य हो जाएंगे, ये सभी हमारे किस में चल जाएंगे, व्युत्पन्न राशि में। ओके, तो पहला नंबर क्या है, मूल और आधारी राशि, दूसरा नंबर व्युत्पन्न राशि। तो ये थे हमारे राशियाँ। अगर आगे बात करें तो अब हम लोग को पढ़ना है मात्रकों की पद्धति। तो मात्रकों की पद्धति है क्या, तो जैसे हम लोग अभी फ़िलहाल में यूज करते हैं क्या, अपना मेजरमेंट करने के लिए किलोग्राम, या फिर लंबाई के लिए किलोमीटर हो गया, समय के लिए तापमान हो गया। तो 1960 से पहले, 1960 से पहले की घटना है, उस समय भी यही प्रक्रिया चला करता था, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग मेजरमेंट करने का अपना अपना एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था। तो उसके बारे में हम लोग चलेंगे, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 1960 से पहले की ये घटना है। होता क्या था कि जिस क्षेत्र में भी हम लोग जाते हैं वहाँ पर अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग अपना अपना मापने का यंत्र हुआ करता था, जिसके कारण बिजनेसमैन या जो व्यापारी लोग थे उन लोग को बहुत प्रॉब्लम होता था। कहने का मतलब क्या है, एक कहानी है 1960 से पहले की, 1960 से पहले की, याद रखिएगा, 1960 से पहले की बात है। जैसे मान लीजिए हम जापान में हैं, यह कहीं बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन आप एग्जाम्पल के लिए उपयोग में ला सकते हैं। ये मान लीजिए आपका भूटान हो गया, यह मान लीजिए आपका अफ़गानिस्तान हो गया, ठीक है, और एक और मान लेते हैं हम लोग भारत, और यहाँ पर मान लेते हैं एक अमेरिका। क्या हम लोग मान लिए, अमेरिका। तो
इस प्रकार से हमारे इस वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री हैं, 100+ कंट्री आपको भी मालूम है। अब अलग अलग देशों में अलग अलग अपना एक मापने का तौलने का यंत्र हुआ करता था, जिसको लेकर के व्यापारी लोग में क्या होता था, उलझन उत्पन्न हो गया। यानी कि जापान का जो व्यापारी था वो अफगानिस्तान में नहीं जाकर के बेचता था, या जापान का व्यक्ति भारत में नहीं आ पाता था, या फिर भारत का जो भी व्यक्ति था, बिजनेसमैन था, वो अमेरिका में नहीं जाकर के अपना बिजनेस को इस्टेब्लिश कर पा रहा था, फैला पा रहा था। उसके पीछे का कारण क्या था? तो उसके पीछे का कारण था कि अलग अलग जगह पर अलग अलग मेजरमेंट करने का पर्सनली यंत्र होना। तो इसको लेकर के बहुत सारे मतभेद हुए, और जब बहुत सारे मतभेद हुए तो इसी के मतभेद को दूर करने के लिए 1960 में एक बैठक होता है, और 1960 में हमारा यहाँ ही एसआई यूनिट का निर्माण होता है। इसका एसआई यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई मात्रक, और यहीं से हम लोग एसआई मात्रक के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये तो समय की बात है, एसआई मात्रक क्या होता है। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि सर 1960 से पहले जो यूनिट उपयोग में लाया जाता था, जैसे मान लिया अफगानिस्तान में उपयोग में लाया जाता है, उस समय तो अफगानिस्तान एक भारत का ही पार्ट हुआ करता था, अमेरिका में हो गया, जापान में हो गया, भूटान में हो गया, ये सब अलग अलग जगह पर अलग अलग जो मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते थे वो क्या थे। तो उसी में से कुछ कुछ सेलेक्टेड इंस्ट्रूमेंट या बोल सकते हैं पद्धति, एसआई सिस्टम को हम लोग स्टडी आज करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है 1960 का सम्मेलन, या 1960 में बैठक क्या हुआ था। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो हम पढ़ने वाले हैं वो एसआई यूनिट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट पढ़ रहे हैं तो इसका डिफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलता है देखने को। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम, और हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। कहीं कहीं पर यह आपको मानक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, मानक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, यानी इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछ दिया कि एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बतला देना चाहिए, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि 1960 से पहले, यानी 1960 से पहले क्या होता था ना, बहुत सारे मापने का यंत्र हुआ करता था, मापने का यंत्र हुआ करता था, जो कि अलग अलग जगह पर अलग अलग जगह पर उपयोग में लाया जाता था, उपयोग में लाया जाता था। इसी उलझन को लेकर, या इसी उलझन को दूर करने के लिए पूरे विश्व से अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वाले 1960 में जुटते हैं, 1960 में जुटते हैं मतलब मीटिंग करते हैं, और वहाँ से एक एसआई यूनिट का निर्माण होता है। एसआई यूनिट, जिसको आप लोग मात्रक भी बोलते हैं, मात्रक का निर्माण करते हैं। और उसी समय से पूरे विश्व के लिए
विश्व के लिए एक नए मात्रक एसआई यूनिट पूरे विश्व के लिए वैलिड हुआ, पूरे विश्व में लागू हुआ। ठीक है, इस प्रकार से पूरे विश्व में लागू हो जाता है और तभी से हम लोग एसआई यूनिट का स्टडी करते हैं। फिर आपके मन में आएगा कि सर एसआई यूनिट जो था उससे पहले जो सिस्टम का उपयोग करते थे वह कौन सा सिस्टम हुआ करता था? याद रखिएगा 1960 से पहले जो हम लोग उपयोग में लाते थे, 1960 से पहले जो हम लोग उपयोग में लाते थे वो कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धति। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग मात्रकों की पद्धति के बारे में देखेंगे। तो अगर मात्रकों की पद्धति के बारे में हम बात करें तो बहुत सारे मात्रक के पद्धति थे, तो उतना तो हम लोग नहीं स्टडी करेंगे, लेकिन उसी में से कुछ सेलेक्टेड मात्रकों की पद्धति को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो पहला नंबर जो मात्रकों की पद्धति था, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, वो था सीजीएस पद्धति, सीजीएस सिस्टम जिसको बोलते हैं, सीजीएस सिस्टम। हिंदी में इसी को सिस्टम को हम लोग पद्धति कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए सीजीएस पद्धति की या सीजीएस सिस्टम के फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड सिस्टम। यानी कहने का मतलब है कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। और इस सीजीएस सिस्टम को उपयोग में क्या लाया जाता था? तो जो लंबाई लेंथ होता था, लंबाई को मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए उस समय के लोग सेंटीमीटर का उपयोग करते थे। उसी प्रकार से भार को नापने के लिए वेट को, यानी जिसको हम लोग भार बोलते हैं, भार को नापने के लिए उस समय के लोग ग्राम का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? ग्राम का, याद रखिएगा, ग्राम। उसी प्रकार से समय को यानी टाइम को मेजरमेंट करने के लिए सेकेंड का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? सेकेंड का। और यह जो मेरा सीजीएस सिस्टम था, इसी सीजीएस सिस्टम को हम लोग एक नाम से भी जानते हैं, और उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं मीट्रिक सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? मीट्रिक सिस्टम। यानी कि इसे मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, पद्धति के नाम से जाना जाता है। यह खासकर फ्रांस में उपयोग में लाया जाता था, फ्रांस में उपयोग में लाया जाता था। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सीजीएस सिस्टम जो हुआ करता था, सीजीएस पद्धति था, उसको सिर्फ फ्रांस में ही उपयोग में लाया जाता था। हम लिखवाएं खासकर, मतलब कि अधिकतर उपयोग इसका लाया जाता है। इसके अलावा और भी बड़े बड़े शहर थे जहाँ पर कुछ कस्बे, शहर या टोला मोहल्ला में उपयोग में लाया जाता था। सेकंड नंबर जो मेरा है, उस सेकंड नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम को अभी बतलाया था आपको, हम लोग क्या बोलते हैं? पद्धति। अब एमकेएस सिस्टम का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म इसका हो जाता है, फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। या इससे हाँ चलिए, अच्छा इसी को पढ़ लेते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। हिंदी भी यही होता है, याद रखिएगा। इसमें जो हम लोग लेंथ के लिए उपयोग करते थे, लंबाई नापने के लिए, एमके सिस्टम में वो क्या करते थे? हम लोग मीटर का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? मीटर का। और वेट के लिए हम लोग, भार के लिए किलोग्राम का उपयोग करते थे। किसका? किलोग्राम।
और टाइम के लिए जो उपयोग करते थे हम लोग उस सेकेंड का उपयोग करते थे। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जब हमारा सीजीएस सिस्टम पद्धति था उसमें लंबाई के लिए सेंटीमीटर, भार के लिए ग्राम, समय के लिए सेकंड का उपयोग करते थे। उसी प्रकार से एमके सिस्टम में लेंथ के लिए मीटर, वेट के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड का उपयोग करते थे। तो यहाँ पर कुछ न कुछ चेंजिंग हो रहा है। सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड उपयोग में आता था, लेकिन एमके सिस्टम में मीटर, किलोग्राम, सेकंड उपयोग में लाता था। और ये जो एमके सिस्टम पद्धति था इसको तो उपयोग में लाते थे, लेकिन इसके अलावा हम लोग एक और उपयोग में पढ़ते थे, वो एफपीएस सिस्टम पद्धति हुआ करता था। क्या होता था? एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि फुट पाउंड सेकेंड पद्धति क्या है। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। थर्ड नंबर में जो था मेरा एफपीएस सिस्टम। अब एफपीएस सिस्टम का मतलब होता है, फुल फॉर्म की अगर बात करें हम, इसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, याद रखिएगा। हिंदी में भी यही बोलते हैं, इसलिए कोई कमेंट नहीं कि हिंदी इंग्लिश क्या होता है। अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम को पद्धति बोलते हैं, जो कि ऊपर में हम बतला चुके हैं। अब इसमें जो लेंथ के लिए उपयोग में जो लाया करता था, लंबाई के लिए जो हम लोग उपयोग में लाते थे, वो लाते थे लंबाई के लिए फुट का उपयोग, किसका? फुट का। और वेट के लिए जो उपयोग में लाते थे हम लोग, भार के लिए, वो पाउंड का उपयोग करते थे। उसी प्रकार से सेकेंड के लिए यानी टाइम के लिए जो उपयोग में हम लोग लाते थे, उस सेकेंड का ही उपयोग लाते थे। अब यहाँ पर एक चीज़ कॉमन नज़र आपको आ रहा होगा कि चाहे सीजीएस सिस्टम हो, एमके सिस्टम हो या एफपीएस सिस्टम हो, हमेशा टाइम वही रहा है, सेकेंड में ही मेजरमेंट किया गया, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और ये जो एफपीएस सिस्टम पद्धति था, इस पद्धति को हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। ब्रिटिश पद्धति कहने का मतलब है कि एफपीएस सिस्टम को अधिकतर ब्रिटिश में उपयोग में लाया जाता था, ब्रिटेन में, जिसे हम लोग अंग्रेज के नाम से जानते हैं। इसका सबसे बड़ा कहानी भी माध्यम से आप याद रख सकते हैं। जो बैट बॉल क्रिकेट खेलते हैं उसका अभी भी अगर देखिएगा ना बुक में कि वेट कितना होता है, तो पाउंड में दिया हुआ रहता है। यानी कि ब्रिटिश लोग ही भार को नापने के लिए पहले पाउंड का उपयोग करते थे। तो इसीलिए याद रखिएगा, यहाँ देखिए वेट को किस में नापा जाता था? पाउंड में। तो याद रखिएगा, इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते थे। एक चीज़ और, इस पद्धति को ब्रिटिश में ही उपयोग में नहीं लाया जाता, इसको भी फ्रांस में उपयोग में लाया जाता था, लेकिन अधिकतर जो उपयोग में लाया जाता था वो ब्रिटिश में उपयोग में लाया जाता था। तो ये मेरा हुआ कुछ वैसे पद्धति जो इम्पोर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 1960 से पहले पढ़ा जाता था या 1960 से पहले उपयोग में लाया जाता था। जैसे 1960 में 1960 में एसआई यूनिट आया, उसके बाद ये सभी पद्धति अपना प्रचलन से बाहर हो गया और एक ही पूरे वर्ल्ड में उपयोग में आने लगा, वह था एसआई यूनिट। तो आप लोग आई होप एसआई यूनिट समझ में आ गया होगा। अब एसआई यूनिट का थोड़ा कहानी क्या है उसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। अगर एसआई यूनिट की हम बात करें तो 1960 में जैसे ही बैठक हुआ, तो बैठक के बाद 1960 में कुल एसआई मात्रकों की संख्या 6 निकला। कितना निकला? 6। 1960 में बैठक होता है, और बैठक होने के बाद जिसको मीटिंग बोलते हैं, यहाँ से कुल 6 मात्रक निकला। कौन मात्रक? 6। कौन कौन? तो आपको हम बतलाए थे अभी, समय, ताप, द्रव्यमान और लंबाई, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता 1 2 3 4 5, और एक और था आपका क्या बोलते हैं इसको, विद्युत धारा। विद्युत धारा। तो जब शुरू मेरा एसआई यूनिट या एसआई यूनिट का जो निर्माण हुआ था, एसआई यूनिट जब बना था 1960 में, उसमें अगर क्वेश्चन पूछता है कि 1960 में एसआई यूनिट की संख्या कितना था, तो आपको बतलाना होगा कि टोटल 6 थे। लेकिन इस 6 को उपयोग में लाया गया, लेकिन कुछ वर्षों में उपयोग में आते आते यह अनुभव होने लगा कि नहीं, 6 मात्रकों से एसआई यूनिट का कंप्लीट नहीं होगा, जिसको लेकर के 1970 में पुनः बैठक होता है। और इस बैठक में पदार्थ की मात्रा को या पदार्थ की मात्रा
मोल को जोड़ा जाता है। कितना, किसको जोड़ा जाता है? मोल को जोड़ा जाता है। और जैसे इस मोल को जोड़ा जाता है तो पहले जो हमारा कुल 6 मात्रक थे, अब ये 6 + 1 = 7 SI यूनिट हो जाए। 7 मात्रक हो गए। कितना मात्रक हो गए? 7 मात्रक हो गए। तो कुछ इस प्रकार से इसका कहानी रहा। हम थोड़ा आसानी से समझाने का प्रयास किए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में एक बार पिन कर दीजिएगा कि हाँ सही लगा। अगर लग रहा है कि नहीं इसमें समझ में नहीं है, थोड़ा और किसी चीज़ का कमी है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। चलते मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।